लास्ट लेक्चर में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लिखा था। मैंने बोला था कि जो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन थे वो तो हो जाते हैं, पर एक थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट आएगा तो क्या होगा। सो बिफोर आई गिव यू द मतलब मेथड, उसके पहले आई वांट टू गिव यू अनदर क्वेश्चन। ट्राई करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन पावर और एनर्जी के रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है कि व्हाट अमाउंट ऑफ हीट will be generated in a coil of resistance capital R. What amount of heat will be generated in a coil of resistance capital R due to a charge Q passing through it if the current in the coil decreases down to zero uniformly. During the time interval T0. During time interval T0. वापस एक बार क्वेश्चन को मैं बोल देता हूँ। क्वेश्चन है what amount of heat will be generated in a coil of resistance capital R due to a charge small q या q passing through it if the current in the coil decreases down to zero uniformly during a time interval t. Is the question clear? Yes, sir. ठीक है, please start.
Choose पे आपका टीम हाँ कर दिया उससे भी हुई किसी को आया स्पेसिफिक लॉजिक तो दे रहा सोर्स तो थोड़ा बहुत सही रहा है बट फिर वो कोई ना कोई फैक्टर मिसाल हो रहा है जब हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं देते हाँ 4/3 और कुछ फैक्टर बहुत क्लोज है बहुत क्लोज है हाँ
एक ही मिस्टेक करी शायद। तो जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा तो यहाँ पे टी नॉट स्क्वायर नहीं है, टी नॉट ही रहना चाहिए। बराबर। तो अगर टी नॉट रहेगा तो टी नॉट का मतलब रहेगा, समझा क्या बोला? तो फिर सही आगे देखा। अरे ओके, ना देखो क्या है फंडा, क्वेश्चन का अप्रोच स्टाइल कैसे होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन छोटा सा है। क्वेश्चन में पहले पूछा है कि तुम्हें क्या पूछा है कि हीट फाइंड करना है, ओके। कितने टाइम इंटरवल के लिए फाइंड करना है? टी नॉट के लिए फाइंड करना है, बराबर बेटा। हीट फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो मुझे पता है कि सर हीट होगा I स्क्वायर R T, ये तो हीट का फॉर्मूला, बराबर। ये फॉर्मूला में मुझे एक तो कैपिटल R चाहिए जो सर्किट में दिया, ओके। T बोल सकते हैं सर T नॉट दिया, ओके। दिक्कत है कि I, अब ये फॉर्मूला तुम्हें सबसे पहले तो समझ में नहीं आना चाहिए कि ये फॉर्मूला में I यूनिफॉर्म होता है तो लगा सकते हैं। अब क्योंकि I यूनिफॉर्म नहीं है, I यूनिफॉर्म मतलब समझे कांस्टेंट है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो टेक्निकली I विल चेंज, किसके साथ चेंज होगा? डेफिनेटली टाइम के साथ। तो ये फॉर्मूला अब चेंज होकर DH बनेगा, बराबर है। और ये बन जाएगा अगेन I स्क्वायर R और ये बन जाएगा T। एंड आई वाज एबल टू सी कि काफी सारे बच्चों को ये स्टाइल हो गया था कि सर हाँ मतलब डेफिनेटली इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो बच्चों को ये भी स्टाइल हुआ कि सर मुझे I फाइंड करना है। अब देखो आप अटक कहाँ रहे हो, I को ढूंढने, तो यही स्टाइल करना है कि क्वेश्चन में ही कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें I के पास लेके जाएगी। तो सर I के लिए मुझे समवेयर डाउन द लाइन चार्ज को कनेक्ट करना है। तो वो कैसा बोलना चाह रहा है कि जो मेरा करंट है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है ना, और कहाँ पे पहुंच रहा है? 0 पे। यस और नो? मतलब स्टार्टिंग में कोई तो वैल्यू होगी और वहां से कम होके वो 0 पे आया, सही बात है। तो अगर मैं ऐसा सोचूं तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं कि मेरे पास एक ग्राफ होगा करंट और टाइम का, जो ग्राफ लेट से कोई तो एक सर्टेन वैल्यू से चालू होगा और वो यहाँ पे आके 0 पे पहुंचेगा, सही बात है। अब ये वैल्यू कितनी है दैट आई डोंट नो, तो लेट अस से इस वैल्यू को I नॉट ले लेता, कुछ भी ले सकते हो। ये वैल्यू तुम्हारी T नॉट होनी चाहिए, ये मैं शॉर्ट। करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन द सर्किट देता है ना। तो अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूं तो मुझे Q मिलेगा, तो अब Q और करंट का कनेक्शन मिला तो मैं एरिया के लिए क्या लिखूंगा सर? हाफ इनटू बेस इनटू टाइम। तो वो कितना होना चाहिए? I नॉट इनटू T नॉट। क्या उसकी वैल्यू को Q डाल दूं तो क्या मुझे उससे I नॉट मिलेगा? कितना मिलेगा सर? 2Q by T। सर I नॉट क्यों ढूंढना? बिकॉज I नॉट ढूंढने से तुम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हो, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन होगा क्या? व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? कैन यू टेल मी? इसका इक्वेशन लिख सकते हो सर? क्या इक्वेशन होगा? I इज इक्वल टू तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो I इज इक्वल टू I नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस T by T। कैन यू सी दिस? कैसे y इक्वल टू mx प्लस c बोल रहे हैं। अब चाहो तो इसको ओपन करोगे तो आई थिंक समझ में आ जाएगा कि मेरा I इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे लेता हूँ x, यहाँ पे स्लोप होगा, स्लोप इसका नेगेटिव है तो माइनस I नॉट अपॉन T नॉट होगा, प्लस y इंटरसेप्ट तो I नॉट है, इसको मॉडिफाई करेंगे तो I इक्वल टू I नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस T बाय T नॉट होगा। आई थिंक ये तो समझ गया। क्या इसमें I नॉट की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, तो क्या मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होगा?
टू क्यूब बाय टी नॉट, ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस टी बाय टी नॉट। क्या ये मेरा टी के फंक्शन में आ गया? और ये वैल्यू आई तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे हीट कितने टाइम के लिए फाइंड करनी है? 0 से टी नॉट। तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? 0 से टी नॉट। आई थिंक हो गया क्वेश्चन। अब तो सिर्फ मैथ ही बचा। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कांस्टेंट टर्म को तो बाहर ही ले, कौन सा टर्म कांस्टेंट है बेटा? 2q बाय टी नॉट कांस्टेंट ले लेते हैं, बाहर निकल जाएगा। क्या आ जाएगा? 4q² बाय टी नॉट। ये सही है। मल्टीप्लाई पर क्या आ जाएगा? r इंटीग्रेशन 0 से क्या होगा? टी नॉट, इसका स्क्वायर करना है ना? 1 माइनस क्या? टी बाय टी नॉट का क्या? होल स्क्वायर इनटू क्या? b। ये सही है। अच्छा, मस्ट बी इक्वल टू, अब दो ऑप्शन है, मुझे नहीं पता, मुझे इतना इंटीग्रेशन याद है, बट एक तो ऑप्शन है कि इसको स्क्वायर करो और फिर इंटीग्रेट करो, बराबर? या तो डायरेक्ट करो, लेट्स ट्राई डायरेक्ट। तो अगर डायरेक्ट करेंगे तो हो जाना चाहिए 4q² r बाय टी नॉट स्क्वायर। इसको x लिख, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x³ बाय 3। तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस t बाय टी नॉट क्यूब बाय 3, पर देन डिवाइड बाय उसका कोएफिशिएंट। t का कोएफिशिएंट क्या है? -1 बाय टी। सो वो आएगा, वो ऊपर जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो आई थिंक कितना हो जाएगा? आई थिंक टी नॉट कैंसिल कर दो, एक और एक माइनस आएगा, बराबर? और लिमिट आ जाएगी मेरे पास, ये होगा टी नॉट और ये होगा 3। क्या हो जाएगा? अगर आप टी नॉट डालोगे तो टी नॉट बाई टी नॉट क्या आएगा? 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। माइनस 0 डालोगे तो 1 आएगा, तो एक माइनस बचेगा, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। देन द आंसर इज गोइंग टू बी 4/3 q² r बाई टी। इसे तक है? हाँ, ये समझा? ठीक है। किसका क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों ने? इरोड होगा, तो ये क्वेश्चन इरोड होगा। अभी मेरे पास जो नई डीसी पांडे आई है ना, उन्होंने सारे इरोड के क्वेश्चन माने, तो जो जो क्वेश्चन रिलेवेंट है उसको ब्रैकेट में टाइप करके। क्वेश्चन टफ नहीं है, आप एक चीज समझो, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। इसका दो पार्ट है, मैंने पहला पार्ट दिया, दूसरा पार्ट नहीं दिया, सोच के कि केमिकल काइनेटिक्स हुआ है नहीं हुआ के लिए, पर आप हुआ है तो वो भी मैं पार्ट भी देता हूँ। पहले ये लिखते हैं, सेकंड पार्ट। आपने इसका एरिया पे जो हाँ, दूसरा इसका अप्रोच मैं हमेशा ये सोच सकता था, करंट यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, तो मैं इक्वेशन तो बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा ऐसा I = mt + c। मुझे वो तो लिखना ही पड़ेगा, समझा? और फिर मुझे m और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मतलब फाइंड करनी है, वो तो आएगा ही ना, क्योंकि तेरे उसके अलावा तेरे पास ऑप्शन नहीं। देख फंडा क्या है, तेरे पास ऐसा सिचुएशन है कि करंट यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम सर्टेन वैल्यू टू 0 इन टाइम t। तो मेरे पास डेफिनेटली दो चीज है, एक जब टाइम 0 है तो एक सर्टेन वैल्यू है, और एक जब टाइम t नॉट है तो करंट 0। मतलब दो आ गए, मैं उससे डेफिनेटली क्या निकाल सकता हूँ? एक। पर अब तुझे फैक्टर किसका लेने के आना है? क्यू का। वो क्यों तुझे सोच, क्योंकि चार्ज तो चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं।
जिसका लिख के हो जाए, आई हैव रिटन द सेकंड क्वेश्चन, पूरा उस ऊपर वाला एज इट इज, फिर कहाँ से चेंज होगा? इस क्वेश्चन में क्या लिखा था? करंट डिक्रीजेस डाउन टू 0 क्या? यूनिफॉर्म, ऐसा पढ़ता ना? अब मैंने चेंज किया, करंट डिक्रीजेस डाउन टू 0 क्या? एक्सपोनेंशियली। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? हाफ, मतलब क्या कि तुम्हारा करंट हाफ होता जाएगा, इट्स वैल्यू एवरी क्या? समझा? तो t0 सेकंड में I0 by 2 बनेगा, उसके t0 by 4 में I0 प्लस है ना, मतलब हर t0 में, सॉरी नेक्स्ट t0 में वो I0 by 4 बनेगा, उसके नेक्स्ट t0 में I0 by 6 एंड सो ऑन। कुछ समझ में आ रहा है? ये जी सर, जैसे क्लोजर टू 0 लेके क्या? हाँ, इसमें ध्यान देना, यहाँ पे फंक्शन उन्होंने काइंड ऑफ बोल ही दिया है क्या? जैसे इसमें यूनिफॉर्म से क्या समझा? स्ट्रेट लाइन। इसमें कौन सा फंक्शन आएगा? एक्सपोनेंशियल, e रेज़ टू, इंटीग्रेशन में फिर e रेज़ टू, हाँ आएगा, नहीं आएगा तो भी डोंट वरी, हम सीखेंगे कुछ यहाँ पे। एक क्वेश्चन उसका पार्ट एक्सप्लेन। मैं आपको फंक्शन दे दूं क्या इसका? कैसे लेना है? हाँ बट अब नहीं, ऐसा मत करिए। You have to take this. I equal to I0 e raised to minus lambda. हाँ, इसके पीछे का लॉजिक, मॉडर्न फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी, द पार्ट जो मेंस में निकल गया, बट द पार्ट जो एडवांस में है, सबसे खतरनाक जो पार्ट बोर्ड्स में, द एंटायर रेडियो एक्टिविटी इज इन बोर्ड्स, और उसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है। मेंस पहले बहुत पूछता था, अब रेडियो एक्टिविटी पूरा निकल गया, एक बहुत बड़ा चंक निकल गया, तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत आसान हो गया मेंस का। एडवांस में उतना ही टफ हो गया, क्योंकि अब मेंस में पढ़ाते ही नहीं बच्चे, अब मेंस को अच्छा कर लेता है तो एडवांस में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स आता ही नहीं। आपके बैच में एडवांटेज है, क्योंकि आपको एक्सरे से लेके सब पढ़ाया जाएगा, तो ये इक्वेशन तभी आप पढ़ोगे। तो इक्वेशन ले लो, r इक्वल टू क्या है आपके पास? I0 e रेज़ टू क्या होगा? माइनस लैम्बडा t, एंड आई विल गिव यू द वैल्यू ऑफ लैम्बडा आल्सो। किसी को पता है वैसे लैम्बडा क्या होता है? या लैम्बडा होता है ln 2 बाय t हाफ लाइफ इसको बोलते हैं, और इस केस में हाफ लाइफ t नॉट है, हाफ लाइफ क्या है? t नॉट, तो लैम्बडा हो जाएगा ln 2 बाय t। So you know the value of lambda. As of now substitute मत करो, लास्ट में substitute करो, क्योंकि वो unnecessary issue बनेगा। You start with this and same approach से जाओ, हो जाएगा। t हाफ is half, हाँ
एनुअल निकाल पड़ेगी, वो इसी दिन अच्छा फंडा इसमें वापस वही लगा, करंट को dq by dt लिखा और इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा लास्ट टाइम इंटीग्रेट करते वक्त हमने लास्ट टाइम इंटीग्रेशन नहीं किया था, हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड किया था बिकॉज़ सेम एज द इंटीग्रेशन। और इस बार लिमिट जो लगाई हमने वो 0 से इंफिनिटी लगाया क्योंकि यहाँ पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो इनफाइनाइट से जाना है। 0 से इनफाइनाइट तक जाएंगे तो q की वैल्यू हम लोग के पास आई I0 बाय लैम्डा, जहाँ I0 की वैल्यू q लैम्डा। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो करंट मिल गया q लैम्डा इनटू e रेज़ टू माइनस लैम्डा। वापस हीट के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, इंटीग्रेट किया। अधिक इंटीग्रेशन इसका काफी आसान है क्योंकि ये सिंपली e रेज़ टू x का फंक्शन है। फिर इसमें ध्यान देना e रेज़ टू माइनस 2 लैम्डा t अपॉन t का कोएफिशिएंट व्हिच इज माइनस 2 लैम्डा। तो इसका आंसर आ जाएगा q स्क्वायर लैम्डा r बाय 2। और फाइनली लैम्डा को हमने लास्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट किया, लैम्डा इज लॉन टू बाय t हाफ व्हिच इज लॉन टू बाय t नॉट। दिस इज द फाइनल q स्क्वायर कैपिटल R ln 2 बाय 2t। सर वो इंटीग्रेटर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो इंफिनिटी पे जाके देखेगा। इस बार लिमिट हमने इंफिनिटी, तो लास्ट टाइम हमने सिर्फ 0 से t नॉट लिया क्योंकि करंट डिक्रीजेस डाउन टू 0 इन t नॉट। यहाँ पे करंट डिक्रीजेस डाउन टू 0 तो इंफिनिटी पे जाएगा। हो गया लिखिए।
आप लोग छुट्टी में जा रहे हो कहीं पे बाहर चाहिए तो देखो और फिर समझ गया और कोई चलिए ग्रेट बहुत अच्छी ग्रेट एनीवन एल्स गोवा गोवा उसका गाँव ही गोवा। आपका बेटा गोवा गांव है अच्छा हाँ बिट गोवा देखते हैं ओके एक नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है लिखो क्वेश्चन है a heater is designed next question a heater is designed to operate with a power of 1000 watt to operate with a power of 1000 watt in a 100 volt line in a 100 volt line. It is connected in a combination. It is connected in a combination with a resistance of 10 ohm. With a resistance of 10 ohm and resistance capital R and resistance capital R 200 volt means 200 volt means supply 100 volt means supply as shown in the figure. What will be the value of capital R? What will be the value of capital R? So that the heater operates with a power of with a power of 62.5 watt. Heater operates with a power of 62.5 watt. इतना क्वेश्चन है, ये डायग्राम दिया है। आप लोग कोई कैपिटल आर की वैल्यू निकाली, ठीक है, बाकी सब डेटा आपके पास है।
फाइव सही। कितने लोग का आया? फाइव। दो, तीन, चार, और कोई? कैसे किया? कितना है? स्क्वायर बाय बी कितना है? ठीक है। बी ऑफ हीटर। तो बी ऑफ हीटर कितना है? 25 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, वैसे तो 100 में से 25 सब्ट्रैक्ट करता तो 75 आता। हाँ ठीक है ना? ये सही है। और 75 ये है, यहाँ से जाएगा तो 7.5 एम्पियर बराबर। ये 7.5 एम्पियर बेसिकली दोनों में स्प्लिट होगा। यहाँ पे इसका 10 ओम तो नहीं, ठीक है। हाँ, अब और क्या कर सकते हो? इसमें से दिख ही रहा है 25 और 10 है ना, तो यहाँ से 2.5 है। हाँ, तो 10.5 में से 2.5 गया, तो यहाँ पे 5 एम्पियर और यहाँ पे 25 है, तो 25/5। समझा क्या हुआ? या और एक बार समझाओ। 75 को 10 से डिवाइड किया तो 10.5 एम्पियर। ये 10.5 एम्पियर जा रहा था, ये 25 वोल्ट है, ये 10 ओम है, तो 25/10 किया तो 2.5 आया। 7.5 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ से कितना है? 5। ये दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम रहेगा। फिर 25 है तो ये भी 25 है, तो 25/5 करेंगे तो आगे ये एडवांस का पूरा मतलब ये डुएबल है। तुम्हें बस इसलिए ये सोचते रहना कि जब भी हीटर आएगा तो रेजिस्टेंस फाइंड करो, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ठीक है। क्या आगे? नाउ जो मैं इसके लिए आज आया हूँ वो करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये सर्किट दिया है, ओके, और क्वेश्चन ये है, अज्यूमिंग के 10 वोल्ट और 6 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो मैं कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट कि उसके पास जो पावर आएगा वो मैक्सिमम होगा, ओके, एंड सेकेंडली वो मैक्सिमम पावर की वैल्यू भी फाइंड।
Clear? Is the question clear? What's the question? Find the value of capital R such that it consumes what? Maximum power. And second, find the value of maximum. Clear? अब मैंने क्या बोला था, हम कौन सा थियरम यूज करेंगे इसके लिए? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम, बट वो किसको यूज करता है? So it uses what? Thevenin's theorem. Okay? अब वो क्या है उसके लिए मैं आपको स्टेप देता हूँ, वो स्टेप लिख के रखो, फिर फ्यूचर में कभी भी रिवाइज करना होगा तो उससे करना, ठीक है? पहले सर्किट बना और फिर मैं लिखवाना। इसके लिए हम करंट टू आर आई निकालेंगे, उसके बाद आई स्क्वायर आर उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो भी चलेगा, दैट इज आल्सो गुड। वो मेथड में तुझे क्या करना पड़ेगा कि तेरा एक वेरिएबल जनरेट होगा, पर सिचुएशन पलटा है ना, ये जो करवाऊंगा ना उससे अब ऐसा है कि देख के आंसर 10 मतलब 1 मिनट के अंदर सब चीज हो गई, जो भी ये थियरम, वो चीज के लिए तुम्हें अगर सोचना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। थेवेनिन थ्योरम के 3 स्टेप है, ठीक है? लिखो स्टेप 1, Step 1, find RTH. Step 1, find RTH. Guess करो RTH का ट्रिब्यूटी दे रहे उसको, है ना? तो क्या नाम होगा उसका? थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है? वो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? ऑब्वियसली मैं स्टेप लिखवा रहा हूँ, लिखो। रिमूव कैपिटल R, रिमूव कैपिटल R, ब्रैकेट में लिखो RL, ब्रैकेट में लिखो RL। RL को हमेशा क्या बोलेंगे? लोड रेजिस्टेंस, ओके? रिमूव कैपिटल R या RL, कॉमा replace all batteries with a conducting wire. Replace all batteries with a conducting wire. And find equivalent resistance. Find equivalent resistance. Across A and B. Across A and B. अच्छा, सडनली A and B कहाँ से आया है ना? तो टेंशन मत लो, जहाँ से R निकालोगे ना वहाँ पे A और B नाम देना, ठीक है? जहाँ से R निकालोगे उसको नाम क्या दोगे? A and B। अब हम क्या करेंगे? लिखते जाएंगे और सॉल्व भी करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है? तो पहले R को निकाल देंगे, तो R को निकाल देंगे तो टेक्निकली ये एक A बनेगा, यहाँ से भी निकल गया तो ये क्या बनेगा? B। साथ में स्टेप याद रखना है, इसको क्या करना है? कंडक्टिंग वायर मतलब शॉर्ट सर्किट करना है, समझा? तो ऐसा ये भी निकल जाएगा, तो ऐसा और फिर ऐसा। तो दिस इज 3 ओम, दिस इज 6 ओम। क्या दोनों पैरेलल में है? तो आपका RTH कितना हो जाएगा? 2। मिला? बस यही आंसर है, R की वैल्यू यही है। अभी वो सारा स्टेप समझ में आएगा, पर यही आंसर है। तो जो चीज हम करने वाले हैं वेरिएबल मेथड में डेरिवेटिव करके जो आंसर आने वाला है ना, वो आंसर आ चुका है हमारा, स्टेप 1 खत्म हो गया। आंसर कितना है? RTH का 2, ठीक है? स्टेप 2 पे जाएं, पहले प्रोग्रेस।
हाँ डेफिनेटली डाउट आएगा कि ये सब कैसे होता है, कि आपके पास कोई प्रूफ है क्या है। मेरे पास डिग्री से में वापस आना, ठीक है। तो जब आईआईटी बॉम्बे में होंगे ना तो यूनी में कभी आओगे यहाँ बड़ा। स्टेप 2, Step 2, find VTH. Step 2, find VTH. You know the name now, okay? Thevenin voltage. इसमें क्या करना है वो लिखो। Remove capital R, remove capital R ब्रैकेट में RL and find voltage across A and B. Find voltage across A and B. अब ये क्योंकि हम हमारे लेवल पे बात करें 12th में और एडवांस में तो ये बहुत टफ नहीं करते। डिग्री में देखना ये लोग कहाँ कौन से लेवल पे लेके जाए, ठीक है। तब थोड़ा डर लगेगा, अभी कुछ नहीं, तो आसान है। मुझे क्या करना है, रेजिस्टेंस को निकाल दिया, यहाँ पे एक बैटरी होगा है ना, तो इसको सिंपली यहाँ पे बैटरी रखेंगे। अब याद रखो इस स्टेप में वोल्टेज को शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि वोल्टेज ही फाइंड करना है, तो ओके वो रहना है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास ये कितना है 3 ओम और ये कितना है 6 ओम, ये 6 ओम, सही बात है। तुम्हें क्या फाइंड करना, तुम्हें इन दोनों के बीच का क्या फाइंड करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके लिए मैं टेक्निक देता हूँ क्या करना है। ये जहाँ पे फाइंड करना है ना वो कौन से लूप या मैच का पार्ट है वो आप देखो, आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ दिस, यस और नो। तो इसमें जितने भी रेजिस्टेंस या बैटरी आ रहे हैं वो सबको हमें इन्वॉल्व करना है। तो अगर बैटरी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर रेजिस्टेंस आया तो वो रेजिस्टेंस का क्या किया रहेगा तुम्हें, करंट। तो देखो ये बैटरी है, ये क्या है तुम्हारे, मुझे इसका करंट चाहिए है ना, और ये वापस क्या है बैटरी। तो तुम्हें एक तो क्लैरिटी होगी क्योंकि तुमने आर निकाल दिया तो ये तो ओपन सर्किट बन गया है, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो सिर्फ करंट यहाँ से फ्लो हो रहा। और जब करंट यहाँ से फ्लो हो रहा होगा तो बहुत सिंपल है, इसमें करंट कितना होगा 6/9 है ना, तो कितना हो जाएगा 6/9। तो कैन वी से यहाँ का करंट होगा 2/3 एम्पियर। देखो एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा है ना, तो ये होगा प्लस ये होगा माइनस। ये 2/3 जब यहाँ से जाएगा तो इसका वोल्टेज कितना होगा 2/3 into 3, तो कितना आ जाना चाहिए, तो क्या है 2 वोल्ट होगा। अच्छा ए और बी के बीच में एक हाइपोथेटिकल बैटरी लगा दो, मान लो ऐसा, और हाइपोथेटिकल है तो लिटरली हाइपोथेटिकल, तुम्हें नहीं पता कौन प्लस है कौन माइनस है, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें VTH फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड, ये समझा। तुम लगाओ VTH और अब इस लूप में कैसे भी घूमो फर्क नहीं पड़ता। मान लो ऐसे घूम रहे तो प्लस से माइनस क्या आएगा, माइनस से प्लस है ना, तो +2 माइनस से प्लस सही जा रहा हूँ, माइनस से प्लस VTH इक्वल टू 0। आई थिंक ये सही है। कितना आ जाएगा, तो VTH का आंसर देखो +6 या -6 कुछ भी है, मुझे क्या लेना है, मैंने बोला था मॉड लेना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। ये सबसे ट्रिकी पार्ट है, याद रखना। सर्किट कॉम्प्लेक्स होती जाएगी तो VTH और कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। सबसे आसान पार्ट कौन सा होता है, RT, वो सबसे आसान है, सबसे ट्रिकी VTH है, ठीक है। दिस इज द वे वी हैव टू फाइंड द VTH, क्लियर है। यस सर, लिखो दिस इज स्टेप 2।
नहीं कोई भी चलेगा, पर इंटेंशन है तुझे इसके थ्रू करंट फाइंड। अब करंट तो कोई भी मेथड से कर, इसमें तो मैं मतलब केवीएल ही लगाना क्योंकि सर्किट ओपन है ना। इसमें तो भी तुझे इसका करंट चाहिए, करंट तो चाहिए, तो कोई भी लूप में जा तुझे इसका करंट तो निकालेगा तो आंसर तो सेम ही है। हो गया आखिरी स्टेप और क्वेश्चन है स्टेप 3, ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम as shown below. This is the diagram. Basically, you converted the entire circuit into a single source, its internal resistance with the external arm. तो समझ में आया। और क्या मैंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए एक कंडीशन बोली थी, क्या बोली थी? When कैपिटल R becomes equal to the internal resistance of small r. Yes or no? इसीलिए मैंने बोला था ये और ये दोनों सेम है, तो समझा? So यहाँ से क्या कैपिटल R will become RTH और RTH की वैल्यू कितनी आई थी? 2 कौन से 2 में आया? और आई थिंक मैंने आपको P max का फॉर्मूला भी डिराइव करके दिया था, V²/4R। इस सेक्शन में लिखवा है ना आपको V²/4R, तो VTH²/4RTH। क्या VTH निकाला तुम लोगों ने? कितना है तुम्हारे पास? 6, so 36/4 into 2 कितना आएगा बता दो? 4.5। ये वाला क्या है? ये स्टेप ओके। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा? स्टेप 1 में तुमने आरटीएच फाइंड किया और स्टेप 2 में तुमने क्या फाइंड किया? वीटीएच। तो तुम एक फाइनल एक डायग्राम ड्रॉ करोगे जिसमें वीटीएच की सीरीज में आरटीएच बनाओगे और फिर साथ में आर कनेक्ट कर दोगे। ये तुम्हारा फाइनल डायग्राम बनेगा, हमेशा ये बना देना। Now, as per the maximum power transfer theorem, R should always be equal to the internal resistance of the set. So RTH will be now treated as the internal resistance of the set. So capital R should be equal to RTH. So R equal to RTH जो तुमने first step में निकाला। And second, P max का formula last लेक्चर में बताया, it is V²/4R. तो बस उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कहाँ से मिलेगा? इसलिए स्टेप 1 स्टेप 2 की दोनों की वैल्यू से डायरेक्टली तुम वैल्यू भी निकाल सकते हो। इस डायग्राम की वैसे जरूरत नहीं। ये समझ गया? अच्छे से समझा? अच्छा, ये मैं सोच रहा था बाद में पढ़ाऊं, और इसका पढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा मुझे क्या होने वाला है? आरसी सर्किट हम पढ़ने वाले, पता है मैंने बोला था इस चैप्टर में। जब ये चैप्टर में आरसी पढ़ाऊंगा तो मैंने बोला था आरसी के 2 टाइप होते हैं, एक तो सिंपल होता और एडवांस जनरली सिंपल ना पूछ के कॉम्प्लेक्स पूछना। कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, ओनली वन मेथड। यू नो द मेथड? थेवेनिन थ्योरम। और थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व करने के लिए यू विल रिक्वायर
वहाँ पे भी VTH और यू लिखवा दो RTH। अब तुम्हें आता है कैसे करते हैं, तो वो काम मेरा अभी हो गया। तो मुझे वापस 7S नहीं सिखाना है, मुझे सिर्फ बताना है कि हमने पढ़ा हुआ था। आप सारे क्वेश्चन बताओ, समझ में आया? अच्छा देखो, मैंने जितना देखा है आपको वो जनरली 3 तक तो नहीं जाएंगे मोस्ट प्रॉब्लम, कहाँ तक? 3 तक, पर 3 लूप में गए भी तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि मेथड मैंने बता दी। स्टेप 1 सबसे आसान है, क्योंकि तुम्हें उसमें क्या करना है, सबको उड़ाना है, सिर्फ रेडिशन। वो तो फिर सिंपल सीरीज वैसे ही होगा, तो कुछ नहीं तो RTH तो मिलेगा ना, और RTH मिला तो R तो मिल ही गया, समझा ना? तो 1 और मोर देन 1 करेंगे, एक ऑप्शन तो मिल ही जाएगा। दिक्कत आएगी VTH, तो वो ठीक है, हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। डेरिवेटिव वाले पर उसके लिए तुझे VTH तो चाहिए, मुझे R मिलेगा, बाकी नहीं। मतलब तुम्हें वेरिएबल में जाना पड़ेगा, तुझे I उसमें पहले पावर लेना पड़ेगा, मेथड लंबा है, वो आंसर आ जाएगा थोड़ा। आर्या, आर्यन, अर्जुन, आशी, आयुषी, भव्य, चैतन्य, क्लाइव, दक्ष, दीप, द्विज, केत, हृदय, कल्प, कल्पक, कार्तिकेय, काश्वी, काव्य, कुणाल, निशांत, मानव, मीत, दोनों, मोक्षा, मुक्ता, नील, नीलय, और पवन कुमार, प्रज्वल, प्रणव, राजन, ऋषि, दोनों दिया है, रोहन, सक्षम, शौर्य, शुभम, स्मायल, सोहम, सौम्या, तन्वी, ऐजान, विभूति, यक्ष। अच्छा, एक क्वेश्चन जो इसका करोगे, कल करोगे? हाँ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर किया किसके एडवांस के एग्जाम में नहीं आएगा? आपको चाहिए तो मैं डालता हूँ। कॉम्बिनेशन किसका? कॉम्बिनेशन क्वेश्चन पता है क्या करना? क्या करना? आर की वैल्यू फाइंड करो और दूसरा खाली आ गया। दूसरा क्या फाइंड करो? आर जूम के बोल पावर 5/2 आर बोल 5/2 वेरी गुड। कैसे? क्या बोला मैं मेंशन? क्या बोला?
वापिस हो चुके चलो एटलीस्ट RTH तो कर सकते बाकी आ गया 5/2 तेरा कितना है कुछ तो गड़बड़ है इसने 1 पॉइंट कुछ बोला 1.4 आ रहा है। ये wrong है